सीटेट सितंबर 2026 के इस एग्ज़ाम के लिए आज हमने जियोग्राफी 6th क्लास की जियोग्राफी को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग क्या करेंगे। आज पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। आज हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर, उसका नाम है ग्लोब, अक्षांतर यो देशांतर। ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। हम लोगों ने क्लास 6 जियोग्राफी में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, स्वरमंडल में पृथ्वी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जो कौन सा है, ग्लोब, अक्षांतर और देशांतर। ये वाला चैप्टर करेंगे। और मैंने इसमें ये भी बोला था कि मैंने इसमें आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और सीडीपी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो आप वो जाकर देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है, क्योंकि वो पूरे 90 मार्क्स का जो होता है और 90 नंबर आपके उसी में से आ जाएंगे। मैंने इतने आसान तरीके से करवाया है और इसको भी मैं इतने आराम से, इतने आसान तरीके से करवाऊंगी कि आपको पूरा समझ आ जाएगा। मैंने इसमें ये बुक में से इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो सीटेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा जो है बुक में से ही आता है, और जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बुक के अलावा कहीं से भी नहीं पूछे जाते। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार भी देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 6th की क्लास, 7th और 8th की क्लास आपने पढ़ रखी है। तो एक बार आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कौन सा है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक, अब अक्षांतर और देशांतर क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारी पृथ्वी है गोलाकार नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या बोली है कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। उत्तर पे और दक्षिण ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब ऐसे है, ये चपटी हुई है और यहाँ पे ये जो बीच में है ये उभरी हुई है। यहाँ चपटी है और यहाँ पे उभरी हुई है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक सुई में ग्लोब में झुकी हुई अवस्थाओं में स्थित होती है। एक सुई में, मतलब ऐसा सुई लगा रखा है और एक झुकी हुई है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। क्योंकि क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है ना। नहीं तो अगर पृथ्वी अगर झुकी नहीं होती तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट होता ऐसे होता, तो अभी कैसे है, ऐसे है। ठीक है, तो ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भ्रांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। अब इसमें एक अंतर क्या है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। ये जो सुई है ये काल्पनिक है, ये मतलब सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि ऐसे है, लेकिन पृथ्वी बिल्कुल ऐसे है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो सूर्य को बांध रखी है, उसी की वजह से वो टिकी हुई है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा है और इसी के अक्ष के चारों ओर घूमती है ये पृथ्वी। ठीक है, यह अन्य काल्पनिक रेखा को भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी एक काल्पनिक रेखा ही है। हमने अपने सुविधा के लिए वो चीज बना रखी है। ठीक है, तो जो काल्पनिक रेखा है तो उसे क्या कहते हैं हम, विषुववृत्त रेखा कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जैसे ऐसे बराबर भागों में ये बांट रखा है ना। ये देखिए यहाँ पे ये बराबर भागों में बांट रखा है, नीचे पृथ्वी आधा, ऊपर पृथ्वी आधा। तो इसी को क्या बोलेंगे, विषुववृत्त रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जो ये आधा वाला ये भाग है ना, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और नीचे वाला जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर आधे आधे, अब ये दोनों बिल्कुल बराबर आधे आधे भाग में बटी हुई है। इसी प्रकार विषुववृत्त वृत्त पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। काल्पनिक वृत्त है जिसको हम विषुववृत्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, और यह पृथ्वी की विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। बोला है कि विषुववृत्त जो रेखाएं हैं उससे समांतर रेखा पे हमें बिंदुएं बना रखी हैं, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, जिसे अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश से मापा जाता है। अब देखिए जैसे हम ऐसे बोले कि यह है विषुववृत्त रेखा, फिर 20 डिग्री उत्तर,
फिर नीचे 20 डिग्री दक्षिण, फिर 40 डिग्री उत्तर, फिर नीचे भी 40 डिग्री दक्षिण, फिर 60 डिग्री उत्तर, फिर नीचे 60 डिग्री दक्षिण, फिर 80 डिग्री उत्तर, फिर यहाँ पे 80 डिग्री दक्षिण, ऐसे कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, विष्णुवृत्त वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विष्णुवृत्त वृत्त है ये क्या है, बिल्कुल जो शून्य है उसको दर्शाती है। ठीक है, अब यहीं पे क्या बोला है कि 90 डिग्री जो अंश है उत्तरी अक्षांश ध्रुवों को दर्शाती है। अब यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री पे जैसे 20, 40, 60, 80, 80 पे जो बीच में चला गया ये 90 है, बीच में बिल्कुल चला गया वो 90 है, तो क्या है 90 डिग्री उत्तर को दर्शाती है ये। ठीक, और जो 90 डिग्री नीचे आ जाएगा तो 90 डिग्री दक्षिण को दर्शाएगी। ठीक है, इसी प्रकार विष्णुवृत्त वृत्त के ऊपर उत्तर की सभी समानांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो इसके ऊपर की जो सारी रेखाएं हैं ना, इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। यहीं पे तथा विष्णुवृत्त वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखा को क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक बार, ये क्या है, तो यहां पे ये बोला गया है कि एक अक्षांश और ताप कटिबंध होता है। तो यहां पे देखिए ये है, तो बीच वाली क्या है, विष्णुवृत्त रेखा हो गई। अब यहाँ पे एक मकर रेखा होती है जो दक्षिण ध्रुव में होती है 23 डिग्री हाफ पे, फिर यहाँ पे होती है कर्क रेखा। इन दोनों के बीच के क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हम उष्ण कटिबंध बोलेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है एक ये 66.5, ऊपर 66.5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, जो मकर रेखा के नीचे होती है इसको बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। फिर अब है ध्रुव से लेके और दक्षिणी शीत, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं। दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। अब हमने अक्षांश तो देख लिया, अब हम देखते हैं देशांतर क्या होता है। देशांतर क्या होता है, तो देशांतर क्या है, ये जो लंबी लंबी लाइन है ना, वो वैसी लाइन थी, तो ये लंबी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हम देशांतर बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसको क्या है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ जानकारी आवश्यक होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप की अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण है। उन्हीं की सही स्थिति जानने के लिए हमें पता करना होता है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों को दूरी कितनी है। तो इस संदर्भ में हमें देशांतर यमनोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों से मापा जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है और इसे अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच दूरी ध्रुवों की तरफ से बढ़ती और घटती है। यह ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतरीय यमनोत्तर आपस में मिलते हैं, जहां पे आपस में मिलते हैं। तो अब देखिए कैसे, अब हम देखेंगे कि ये है, ये सिर्फ हम इस बारे में जानेंगे। तो हम अगर बोलेंगे कि वो कहाँ रहता है, 40 डिग्री उत्तर में रहता है, तो अब ऐसे पता नहीं लग पाएगा ना कि 40 डिग्री उत्तर कहाँ है, कहाँ रहता है, तो हम कहीं भी लिखेंगे। लेकिन अगर हम उसको ऐसे बोलें कि वो 40 डिग्री उत्तर और यहाँ से देखें 30 डिग्री पूरब में रहता है ना, 40 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री पूरब में रहता है, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि अच्छा वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अक्षांश जो समानांतर रेखाएं होती हैं भिन्न सभी देशांतरीय यमनोत्तर की लंबाई को समान होती हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संबंधों में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों में निश्चित किया जाता है कि ग्रीनविच रेखा, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। अब यहाँ पे हमें ग्रीनविच रेखा से मापते हैं जो गुजरने वाली यमनोत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो यह यमनोत्तर को प्रमुख यमनोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है और यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना
करते हैं। प्रमुख यमुनोत्तर तथा 180 यमुनोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित होती हैं। इसलिए किसी भी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश पूर्व या पश्चिम के लिए अक्षांश पश्चिम का उपयोग करते हैं कि वो पूरब में है या पश्चिम में है, ये बताने के लिए हम ये पूरब और पश्चिम का उपयोग करते हैं। 180 पूरब और 180 पश्चिम यमुनोत्तर का एक ही रेखा पर स्थित है। अब ये ऐसे ऐसे जब जा रहा है तो ऐसे लास्ट में जाते हुए 180 पूरब और यहाँ से जाते हुए 180 पश्चिम, तो यहाँ पे ये 180 आ गया। तो दो पूरब है और पश्चिम है, दोनों ही एक ही जो लाइन है उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सीखने के लिए कहा गया है कि आप कुछ वृत्त खींचिए और इसको दो बराबर भागों में बांट दीजिए, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, रंग कर नामित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए और जिसे विष्णुवत में दो भागों में बांट दीजिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आप घर पे करके ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आगे क्या बोला है, जैसे अब एग्जाम्पल दिया है कि असम में ध्रुवरी 26 डिग्री उत्तर में है अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 26 डिग्री उत्तर और 19 डिग्री पूरब। 26 डिग्री उत्तर ये बोल दिया और 90 डिग्री पूरब बोल दिया, तो यहाँ पे काट रही होंगी, तो ये है। तो यह क्या, इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम, बिंदु ध्रुवरी सही स्थित यहीं पे होगा। यहाँ पे देशांतर और समय बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या बोलिए, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है जो मापते हैं हम, समय मापते हैं, तो वो किसकी गति मापते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति को मापते हैं। अब यहाँ पे हम समय कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ये इस पूरे भाग में यही बताया गया है कि हम समय कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमुनोत्तर पर सूर्य जिस समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमुनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। तो इस जहां पे सूर्य जो है सबसे ऊंचे बिंदु पे होगा, तो वहां पे क्या होगी, दोपहर होती है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अंततः वे स्थान होता है जहां ग्रीनविच से पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में होगा उनका समय पीछे होगा। अब देखिए, जो ग्रीनविच जो रेखा है उससे आगे होगा तो उसका समय क्या होगा कि जो ग्रीनविच का समय है उससे आगे होगा, लेकिन जो पश्चिम में है उसका समय क्या होगा, ग्रीनविच से पीछे होगा। अब यहीं पे देखें तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, और 360 दिन घूम जाती है, 360 दिन पूरा घूमती है ना। तो एक घंटे जो होता है, 1 घंटे होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। 1 घंटे 15 डिग्री के बराबर होता है। तो यहीं पे 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, हमें ये पता चल गया है ना। इसी प्रकार हम समय होगा, तो 15 को 4 से गुना करते हैं तो हमारा 60 मिनट आ जाता है। तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, तो क्या हुआ, तो 1 बज गया है ना, 12 बज रहा था तो 1 बज गया है ना। पश्चिम का समय 1 घंटे पीछे, तो अब 12 बज रहा था तो 11 बज गया। ठीक समझ आया, ऐसे होता है। जैसे अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि पृथ्वी कैसे 15 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, है ना। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। वहीं पे यहाँ पे 15 गुने 4 = 60 मिनट हो गया, ठीक है। तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगी, 1 घंटे में ग्रीनविच ये है। अगर पूर्व की ओर देखें तो पूर्व की ओर क्या, 1 घंटा बढ़ जाएगा तो 1 बज जाएगा। यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे 1 बजेगा। यहाँ पे अगर पीछे देखें तो 1 घंटा बढ़ गया तो यहाँ पे क्या बजेगा, 11 बजेगा। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब किसी भी स्थान पे सूर्य आकर उच्चतम बिंदु पर होता है, मतलब सूर्य सबसे ऊपर है, तो वहां पे क्या बजता है, 12 बजा जाता है, ठीक है। हम मानक समय क्यों नहीं मानते हैं, अब हम मानक समय क्यों नहीं मानते हैं ये देखते हैं। अलग अलग यमुनोत्तर पे स्थित स्थानों के स्थायी समय में अंतर होता है, इसलिए अब हम भारत का ही देखेंगे तो भारत क्या है, हमें 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। भारत का मानक यमुनोत्तर हमने बीच से मान रखा है, 88.5 से मान रहा है, 82.5 से माना है ना, 82.5 से माना है।
और यहाँ पे 97 डिग्री पूर्व, फिर यहाँ पे 97 डिग्री पश्चिम, 68 डिग्री पश्चिम तक हमारा भारत फैला हुआ है। तो हमने बीच से माना है, क्योंकि देखो क्यों माना है ये देखते हैं। गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अब गुजरात से लेके और यहाँ, गुजरात से और यहाँ के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में होकर गुजरने वाली किलोमीटर यमुनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक रेखा माना जाता है। तो हमने इसको क्या बना, बिल्कुल बीच से काटा है, जिसमें 82.5 माना है हमने, है ना। तो भारत में 82.5 पूरब को मानक यमुनोत्तर माना गया है। इस यमुनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे है भारतीयों इंग्लैंड के बीच समय का अंतर क्यों होता है। तो क्या है समय का अंतर, तो यहाँ पे देखिए भारत ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री पूरब में स्थित है और तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय के 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। और यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि रूस जो है ना, भारत तो इतना छोटा सा था तो इसलिए हमने भारत को एक ही मानक दिशा बनाया है। तो बहुत सारे जो देश है ना बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहां पे एक मानक दिशा, मानक जो समय है वो निर्धारित करना बहुत कठिन होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, मतलब वो इतना बड़ा है कि हमें मतलब 11 मानक समय अपनाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए कुछ प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं और इस चैप्टर की फिर अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी होगी आप लोगों की। अब यहाँ पे क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, सबसे पहली लाइन यही थी कि पृथ्वी क्या है, बीच से उभरा हुआ है और उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर थोड़ा चपटा है। तो ये है पृथ्वी का आकार अगर हम बोले तो। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का वास्तविक प्ररूप को ग्लोब बोलते हैं। जो पृथ्वी है उसी का हम वास्तविक रूप बना लिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। कर्क रेखा अक्षांशीय मान क्या है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 उत्तर में है। ठीक है, उत्तर लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब अगला है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से होते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा है कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, ये 2-3 है हमारे ताप हैं। अब इसका हम अगर डिग्री में नापना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। 23.5 उत्तर से लेके 23.5 दक्षिण तक उष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंधीय 23.5 से लेके 66.5 तक दोनों गोलार्धों में क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। फिर शीत कटिबंधीय 66.5 से लेके 90 के बीच में दोनों गोलार्धों में क्या है, शीत कटिबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। तो अक्षांश रेखाएं क्या है, तो पृथ्वी को दोनों गोलार्धों में बांटता है उत्तर और दक्षिण की ओर, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। और देशांतर क्या है, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में पूरब और पश्चिम, जैसे अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर ये बांटता है, तो ये है अक्षांश रेखाएं, है ना, बराबर में बांटता है। अब यहीं पे पूरब से पश्चिम में बांटने लग गया, तो ये है देशांतर रेखाएं। ठीक है, यहीं पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधीय क्यों प्राप्त करते हैं। तो ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा, अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा पृथ्वी, है ना, एक बार बनाते हैं। देखिए ये है पृथ्वी पे जो ये है, यहाँ पे ये सूर्य। अब यहाँ पे सूर्य हमेशा ही रहता है ना, जो सूर्य का प्रकाश है वो साल भर यहीं पे पड़ता है, यहीं पे। तो इसलिए ऊष्मा जो है उष्ण कटिबंधीय पे प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 2 क्यों बजते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझाती हूं मैं कि यहाँ पे जो है भारत का जो 82 है, 82.5, 4 मिनट, जो 4 मिनट में 1 डिग्री होता है ना। तो कितने हो गए यहाँ पे, 5.5 घंटे हो गए।
है ना। यहाँ पे 1 डिग्री में क्योंकि 4 मिनट होता है तो हमने 82.5 को क्या किया, 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 5.5 घंटे का अंतर हो गया। तो इसीलिए भारत में जब शाम के 5:30 बजेंगे तो दोपहर में लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर हो गया भारत और लंदन में दिशाओं का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सही उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रमुख यमुनोत्तर का मान बताइए। प्रमुख यमुनोत्तर कौन है? 0 डिग्री पे प्रमुख यमुनोत्तर बोलते हैं हम इसको। दूसरा है शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। साथ में आप लोग भी इसका आंसर देते रहिएगा क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, अगर जिसने चैप्टर को अच्छे से समझा है वो आंसर देगा। तीसरा है कमेंट में आंसर दीजिएगा, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर की कुल संख्या है 365 दिन। फिर है चौथा दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव पर कौन सा वृत्त स्थित है? तो दक्षिण ध्रुव पे हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का जाल है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट जाता है। खाली स्थान भरो, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मकर रेखा डैश में स्थित है। तो मकर रेखा 23 डिग्री हाफ दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक यमुनोत्तर क्या है? तो भारत का जो मानक यमुनोत्तर है हमने 82.5 को माना है। अब यहाँ पे 0 डिग्री यमुनोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री यमुनोत्तर को हम प्रमुख यमुनोत्तर के नाम से जानते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी को ध्रुव कहते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त डैश के गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।